देख रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और वो है भारत में शिक्षा की स्थिति और शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और क्या है। इस सब के ऊपर हम आज से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये 10-12 एपिसोड की कम से कम ये सीरीज होगी और इसमें हम लोग चाहेंगे कि आप सारे साथी इसमें कमेंट भी करें। हमारी कोई बात अगर आपको लगता है कि गलत है तो हमें बताएं, सुझाव भी दें। आपके कोई सवाल हो तो हमसे प्लीज वो सवाल भी आप करें, ताकि हम जो इससे आने वाला जो एपिसोड होगा हम उसमें आपके उन सवालों का जवाब दे सकें, उत्तर दे सकें। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि शिक्षा की जो स्थिति हमारे देश में है, हम सब लोग उसको उसके जितने भी पहलू हैं, हर पहलू से उसको समझें अच्छी तरह से। और शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है एक इंसान के लिए, उसके जीवन में तरक्की के लिए, एक बेहतरीन नागरिक के लिए और एक बेहतर देश बनाने के लिए, समाज बनाने के लिए, एक सभ्य और सुशिक्षित और सशक्त समाज बनाने के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है, हम इस चीज को भी जानें। तो आज से हम ये शुरू कर रहे हैं। मेरे विषय में जैसा आप जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। मैं भानु प्रताप सिंह पेशे से एडवोकेट हूं, दिल्ली में वकालत करता हूं और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। तो आज हम इसके ऊपर करते हैं और आज सबसे पहले जो हम शुरुआत कर रहे हैं, ये जो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति का जो एक ड्राफ्ट निकाला है, अभी पेश किया है लोगों के सामने, देश के सामने रखा है, उसके विषय में आज हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है, ये कितनी सही है, कितनी गलत है, क्या इसमें नया है, क्या इसमें पुराना है, और जो पुराना है तो वो अब तक क्यों लागू नहीं किया गया, और सरकारों की नीयत क्या है नीति के साथ साथ। इस विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे साथियों। तो जैसा आपने देखा है, नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट सरकार ने दिया है, लेकिन इसको एक चीज आप ये समझें साथियों कि इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, या यूं कहें कि इसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है। ये एक ड्राफ्ट है, या यूं कहो कि सरकार की एक नीति है, या यूं कहो कि सरकार का एक विजन है कि नई शिक्षा नीति जो है, हमारे देश की शिक्षा नीति, वो कैसी होनी चाहिए। तो एक विचार कह सकते हैं आप इसे, लेकिन इसे कोई कानूनी मान्यता नहीं है। एक चीज और है, क्यों नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे जारी नहीं किया है। उसने कोई सिग्नेचर करके इसको पब्लिक के सामने रिलीज नहीं किया है। ये एमएचआरडी की तरफ से है और एमएचआरडी की तरफ से जो ड्राफ्ट दिया गया है, एक और इसमें बड़ी अजीब सी स्थिति है कि एक ड्राफ्ट एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय जो है, जिसके अंतर्गत शिक्षा आती है, उसने 7 पेज का एक ड्राफ्ट दिया है। लेकिन साथ ही ये जो 7 पेज का ड्राफ्ट है, इसके अलावा पीआईबी के माध्यम से एक और पावर जो पॉइंट है उसका प्रदर्शन किया गया। तो वो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वो और ये ड्राफ्ट दोनों बिल्कुल अलग हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि सरकार अगर एजुकेशन पॉलिसी एक ला रही है, उसे दे भी रही है मंत्रालय के माध्यम से, लोगों को मुहैया भी करा रही है, उपलब्ध करा रही है, तो फिर वो और जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीआईबी के माध्यम से किया गया, यानी पीआईबी मींस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसके माध्यम से जो
पावर पॉइंट दिया गया, उसमें इसमें अंतर क्यों है? क्या सरकार इस शिक्षा नीति के विषय पर पूरे देश में कंफ्यूजन पैदा करना चाहती है? जैसे इस मोदी सरकार का रवैया ही रहा है कि कोई भी बात हो, उस बात को ऐसे उल्टा सीधा करके करो कि लोग समझ ही नहीं पाए और उस पर चर्चा करते रहे, हल्ला मचता रहे और हासिल कुछ ना हो। तो अगर सरकार की नीयत सही है, एक सवाल यहीं से खड़ा हो जाता है कि सरकार की नीयत अगर सही है तो अलग अलग क्यों है? ये अलग अलग क्यों है? ये दोनों एक ही क्यों नहीं हैं? जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया पीआईबी के माध्यम से और जो 7 पेज का ड्राफ्ट मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से दिया गया है लोगों को, दोनों एक क्यों नहीं है? अलग अलग क्यों है? दोनों एक ही होने चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग। तो पहला तो शक यहीं से हो जाता है। और दूसरा शक मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा कि यही वही सरकार है जिसने यह शिक्षा नीति जारी की है, जो हमेशा से झूठ बोलती है, जिसके प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, जिसके मंत्री झूठ बोलते हैं, यहां तक कि शिक्षा मंत्री तक भी झूठ बोलते हैं। तो ऐसी सरकार जो शुरू से लेकर आखिर तक, जिस समय यह सरकार बनी भी नहीं थी, जिस समय 2014 में चुनाव की प्रक्रिया में थी, बनने की प्रक्रिया में थी, उस समय से लेकर आज तक लगातार झूठ बोल रही है और ऐसे ऐसे गंभीर मुद्दों पर देश को गुमराह कर रही है जिनका देश को पता होना बहुत जरूरी है। हाल ही में अगर आप देखें तो चाइना का मुद्दा आप देखें, जिस तरह से सरकार झूठ बोल रही, लगातार झूठ बोल रही है। तो ये उसी सरकार का एक ड्राफ्ट है और ये सरकार जो इस ड्राफ्ट को लेकर आई है, कैसे इसकी नीयत पर विश्वास कर लिया जाए, जिसने अपने ही हाथों से, जिसके समय में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में कॉलेजेस बंद हो चुके हैं 2014 के बाद से, 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और अब ये जो 20 चल रहा है, इस 20 में अब तक कोरोना के समय में तकरीबन 908, 850, 900 के लगभग कॉलेजेस बंद हो चुके इसी सरकार के समय में। तो ये सरकार, क्या आप मानते हैं कि ये सरकार नई शिक्षा नीति में कोई ऐसा बहुत बड़ा चेंज, बड़ा कोई क्रांतिकारी बदलाव करेगी? मुझे तो कम से कम नहीं लगता। लोग क्या सोचते हैं या मीडिया जो है, गोदी मीडिया किस तरह की चर्चा कर रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि किसी भी हालत में कोई बदलाव होने वाला नहीं है, बल्कि शिक्षा की इससे और बद से बदतर हो जाएगी। एक और चीज आप इसमें देखें, इसमें एक बात कही गई है 6% जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। यह वही बात है जो सबसे पहले भारत में शिक्षा से संबंधित जो कमीशन बना था 1964 और 66 में, कोठारी कमीशन, जिसने 1968 में अपनी रिपोर्ट दी। उस 1968 वाली कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में सबसे पहले यह कहा गया था कि 6% जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। आप जानते होंगे कि हमारी देश की जीडीपी क्या है। हमारी देश की जीडीपी 3 ट्रिलियन बताई जाती है। 1 ट्रिलियन 70 लाख करोड़ का होता है। तो इस तरह से हो गया लगभग 210 लाख करोड़ की हमारे देश की जीडीपी है। और मैं समझता हूं अब तो और भी नीचे आ रही है, जो हालत देश की है, जो बद से बदतर हालात आर्थिक हो गए हैं। तो एक बहुत सीधा सा मान लेते हैं कि 200 लाख करोड़ की देश की जीडीपी है और इसका 6% खर्च होना चाहिए। तो मतलब यह हो गया कि 12 लाख करोड़ रुपए खर्च होना चाहिए। जीडीपी का 6% का मतलब यही हो गया 12 लाख करोड़। लेकिन इस सरकार ने और इससे पिछली सरकार ने जो खर्च किया है, एक बार उसका आंकड़ा देख लें तो आपको सारी पिक्चर समझ में आ जाएगी कि सरकार की नीयत क्या है और नीति क्या है और बोला क्या जा रहा है, हकीकत में हो क्या रहा है। तो जो पिछली सरकार रही, यूपीए की सरकार, उस सरकार ने कहने को तो कह रहे हैं, आज तक भी यही कहा जा रहा है कि जीडीपी का 3.5-4% ही खर्च होता है शिक्षा पर। लेकिन यह कहानी सही नहीं है, ये गलत। हकीकत क्या है,
और जो आंकड़े हैं वो आपको बता देंगे कि पिछली सरकार जो थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार, वो 0.7% जीडीपी का खर्च करती थी शिक्षा पर, 0.7%। और यह सरकार 2014 से लेकर अब तक 6 साल में इसने क्या खर्च किया है? इसने 0.5% खर्च किया, 0.5%। तो आप समझ सकते हैं कि जो सरकार ये कह रही है, अपने विजन डॉक्यूमेंट में ये बता रही है कि 6% होना चाहिए, और 6% 12 लाख करोड़ होता है, वो सरकार खर्च कर रही है कितना? 0.5%। जो बजट में इस बार इन्होंने जो उसके लिए पैसा रखा, वो 99,600 करोड़ के लगभग बजट में रखा, जिसमें हायर एजुकेशन और अपना जो प्राइमरी एजुकेशन है, दोनों का अलग अलग। उसमें प्राइमरी एजुकेशन में 59,000 करोड़ से थोड़ा से ज्यादा उन्होंने रखा है, और जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें 59,000 करोड़ से थोड़ा से ज्यादा, और जो हायर एजुकेशन है उसमें 39,400 करोड़ के लगभग कुछ इतना बजट रखा है। तो ये 99,000 करोड़ कितना बैठता है जीडीपी का? 0.5%। सरकार कह क्या रही है? सरकार कह रही है कि 6% जीडीपी का शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या आप कर रहे हैं? क्या आप कर पाएंगे? और वर्तमान में तो यह सरकार बिल्कुल भी करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अब से आने वाले जो समय है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल पाएगी, सरकार के पास पैसा नहीं है, जीडीपी का जो जीएसटी का कलेक्शन है वो घट गया है, जो इनकम टैक्स का कलेक्शन है वो घट गया है, व्यापार पूरी तरह से बंद है, करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं। अकेले एमएसएमई में ही 5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ के लगभग लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। पिछली जो रिपोर्ट आई अप्रैल से लेकर जून तक की, उसमें 2.5 करोड़ के लगभग लोग एमएसएमई में बेरोजगार हो गए। और अभी एक रिपोर्ट छपी है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में है, वो आप देख सकते हैं उसको। उस रिपोर्ट में यह है कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो स्थिति, ये तो आंकड़े जैसे भी आ रहे हैं, लेकिन आंकड़े इससे भी कहीं ज्यादा भयानक हैं। और आप इस तरह से इस चीज को समझें कि जब भारत सरकार कहती है कि नवंबर तक, यानी इस साल 2020 के नवंबर तक, वो 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना देगी, तो स्थिति आप समझ सकते हैं कितनी भयानक है, कितनी भयावह है। हालत यह है कि सरकार ने बिल्कुल तराजू लेके बैठी है और सब कुछ बेचने पे उतारू है, फिर भी वो बिक नहीं रहा है। यह हालत आ गई है, तो सरकार के पास पैसे नहीं है। तो और एक चीज और मैं इसको बताऊंगा, यही आपको इस चीज से क्लियर हो जाएगी कि सरकार की नीयत और नीति और ये सब जो नौटंकी की जा रही है आपको समझ में आ जाएगी। अभी हाल ही में हालत यह हो गई है कि जो 1 साल का बजट सरकार ने बनाया था, वो 4 महीने में खत्म हो गया। सरकार के पास अगले 8 महीने के लिए कोई बजट नहीं है। यह वर्तमान इस समय की स्थिति है। और जो सरकार के 1701 प्रोजेक्ट चल रहे थे, वो प्रोजेक्ट सारे के सारे रुक गए हैं, और अब वो डिले हो रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है। चाहे वो हाईवे के हों प्रोजेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, कोई भी हों, वो प्रोजेक्ट अब रुक गए हैं। और वो प्रोजेक्ट उनके रुकने से जो डिले हुए हैं, आज की तारीख में जो उनकी लागत है, उन सारे प्रोजेक्ट की लागत में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। यानी इतने महंगे हो गए, ऐसे मान के चलें। और एक फिगर भी है, मैं उसी से बता देता हूं कि ये सारे प्रोजेक्ट का जो सरकार का खर्चा था वो 20 लाख करोड़ के लगभग का था। अब अगर उन्हें बनाया जाएगा, अब अगर आज की तारीख से देखा जाए तो जितने डिले हो गए उसमें भी अगर बन जाए, तो वो 20 लाख करोड़ की जगह 24 लाख करोड़ में जाके वो बनेंगे। अगर आज की तारीख में देखा जाए तो सरकार के पास पैसा नहीं है। नीतियां चाहे जो घोषणा करते रहो, देश को किसी तरह से मूर्ख बनाते रहो, होना कुछ नहीं है। वैसे भी इस सरकार को मैं ये मानता हूं, नई शिक्षा नीति लाने से पहले यह करना चाहिए था कि जिस 6% की बात कर रहे हैं, ये 6% की बात तो अब से
52 साल पहले ही हो गई थी, कोठारी कमीशन में हो गई थी। आप जब आए तो आपने ईमानदारी से 6% जीडीपी का शिक्षा में खर्च क्यों नहीं किया? आपके समय में इतने हजारों की संख्या में कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस बंद कैसे हो रहे हैं? आपने क्या काम किया? कैसे मान लिया जाए कि आपकी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति जो आप लाए हैं, वो देश के लिए अच्छी होगी? और वैसे भी जो नई शिक्षा नीति आप लाए हैं, इस नई शिक्षा नीति में जो आप बता रहे हैं, है तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई जा रही हैं। बड़ा यूं कहें कि ऊपर का कवर, लिफाफा बहुत खूबसूरत है, बड़ा चमकदार है, बहुत शानदार है, लेकिन अंदर क्या है? अंदर तो एक शब्दों में अगर मैं कहूं बहुत सीधे से, कि देश का जो गरीब तबका है, उस गरीब तबके से आप शिक्षा छीन लेना चाहते हैं। शिक्षा से आप उसे पूरी तरह वंचित कर देना चाहते हैं। लेकिन आप दिखा ये रहे हैं कि आप पूरे देश को शिक्षा देंगे, ऐसा कहीं भी नजर नहीं आता, क्योंकि आपकी जो अंदर में जो नीतियां हैं, उन नीतियों से साफ जाहिर है कि आप देश में जो बहुत बड़ा तबका है, मैं कह सकता हूं कि 100 करोड़ के लगभग की जो आबादी है, उससे शिक्षा आप छीन लेना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा को आप धीरे 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 प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। ये जो ऑटोनॉमी की बात आप कर रहे हैं, स्वायत्तता की जो बात आप कर रहे हैं, स्वायत्तता किस किस में? क्या एडमिनिस्ट्रेशन में स्वायत्तता देंगे आप, या फाइनेंस में स्वायत्तता देंगे? जो स्वायत्तता की बात होती है, वो स्वायत्तता की बात अधिकतर फाइनेंस के मामले में होती है, पैसे के मामले में होती है। तो आप जो हायर एजुकेशन है, जिस तरह से इसको आपने बांटा है 3 हिस्सों में, टॉप की जो यूनिवर्सिटी आपकी रहेंगी, ये वर्तमान शिक्षा नीति की मैं बात कर रहा हूं 2020 की जो है, उसमें हायर एजुकेशन को 3 स्तर पर बांटा गया है। सबसे टॉप की जो यूनिवर्सिटियां होंगी, जिनकी संख्या लगभग 300 के लगभग रखी जाएगी, वो रिसर्च पीएचडी वाले होंगे। आप उसको पूरी तरह स्वायत्त करना चाह रहे हैं, और आपने कहा है कि भाई वो पूरे इंस्टीट्यूशन वो हर तरह से स्वायत्त होंगे, वो अपना कोर्स जैसे चाहें वैसे बनाएं, जो सब्जेक्ट रखना चाहें रखें, और अपने पैसे का इंतजाम खुद करें। तो पैसे का इंतजाम कहां से करेंगे वो? जब सरकार नहीं देगी पैसे का हो, तो पैसे का इंतजाम कहां से करेंगे वो? स्वाभाविक है, फीस बढ़ाई जाएगी, और जब फीस बढ़ाई जाएगी, वो फीस आज की तारीख में अगर हम देख लें कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनमें कितनी फीस है। यहां तक कि ये जो आपके बीएड वगैरह के जो कॉलेज हैं, लॉ के कॉलेजेस तक हैं, इनमें भी जिस तरह से फीस है, और मेडिकल और इंजीनियरिंग की तो बात ही छोड़िए, मेडिकल सबसे टॉप पे है, वहां जो फीस है, वो फीस जब आप बढ़ाएंगे, उस फीस में कितने लोग पढ़ पाएंगे? स्वाभाविक है, जिनके पास पैसा है वही पढ़ पाएंगे। और मैं सरकार की अगर बात मान लूं तो 81 करोड़ लोगों को जब उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, अनाज नहीं है, जिन्हें सरकार देगी 5 किलो अनाज और 1 किलो चना, तो कम से कम 81 करोड़ अगर मैं सरकार की भाषा में कहूं, वो तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकेंगे। सर मेरा सवाल ये है कि सर लोग भाई ये कह रहे हैं कि सर 4 महीने से आज स्कूल बंद हो चुका है, और उसमें सर स्कूलों का दबाव आ रहा है कि बच्चों का फीस उनको चाहिए। अगर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है, मार्कशीट लेनी है, तो फीस चाहिए। तो सर आप क्या सुझाव देते हैं? पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूं कि पेरेंट्स को, देखिए, एक पेरेंट्स अगर दे देता है या 10-20 दे देते हैं और 2-4 नहीं दे देते हैं, तो स्थिति बड़ी विस्फोटक हो जाएगी, स्वाभाविक भेदभाव होगा। और सरकार इस मामले में कुछ नहीं करेगी, मैं आपको बता रहा हूं। सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार सीधे कहेगी हाँ भाई ठीक है, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो जाके फीस दीजिए। और ऐसी स्थिति में बच्चों का पढ़ना बिल्कुल असंभव हो जाएगा। तो अब जो आपकी बात है, मैं आपकी बात को, पेरेंट्स को जो चाहिए, सभी पेरेंट्स को इकट्ठा होकर, पूरे पेरेंट्स इकट्ठा होकर, जिस भी स्कूल के हैं, जिस भी कॉलेजेस के हैं, इकट्ठा होकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है स्कूल या कॉलेज का, उनसे जाके मिलें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप फीस जो पिछले 4 महीने की है उसे मत लें, उसे माफ करें। और फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो फिर उसके खिलाफ आंदोलन करें, फीस न दें। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं।
और जो भी कुछ स्थिति है, क्योंकि सरकार, आज की तारीख में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जो लोग बैठे हैं एक तरह से लुटेरे ही बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, देश का खून चूस रहे हैं। आप इसी से समझ लीजिए 80 रुपए लीटर जो लोग डीजल का दाम कर सकते हैं, उनसे क्या उम्मीद करेंगे आप? जब इस कोरोना की महामारी में जहां 52-55 हजार केसेस प्रतिदिन आने लगे हैं, 750 से ज्यादा लोगों की प्रतिदिन मौत होने लगी है, 35,000 से ज्यादा लोग अब तक मर चुके हैं, 17 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं हमारे देश में। हम दूसरे तीसरे नंबर पर तो हैं ही, प्रतिदिन जो रेट आ रहा है उसमें हम दूसरे नंबर पर हैं पूरी दुनिया में। उन हालात में देश के प्रधानमंत्री मंदिर का भूमि पूजन कर रहे हैं तो उन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है, वहां करोड़ों रुपए खर्च हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यह लड़ाई आपकी है, यह लड़ाई संघर्ष ये आपका है, आपको समझना है। आपके जितने भी जो पेरेंट्स हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि यह आंदोलन हमने किया था, व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, मेरे भी बच्चे पढ़ते थे, हम लोगों ने यह आंदोलन किया, एक टीम बनाई हम लोगों ने, जितने भी तकरीबन 2200-2300 बच्चे पढ़ते थे, उनके सारे पेरेंट्स से हमने कांटेक्ट किया, फोन नंबर लेके एक ग्रुप बनाया हमने, और एक इस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट किया और हमने सबको सूचित किया, बुला के सबको मीटिंग की और हमने उसकी फीस देना मना किया। उसने फीस बढ़ा दी थी 40%, हमने कहा नहीं देंगे, मेरे भी बच्चे उसमें थे। तो हम लोग लगातार हमने 6 महीने तक आंदोलन किया निश्चित, और हमने उसकी फीस उस समय उनको नहीं दी। बाद में जो है अलग स्थिति रही, मुझे उस आंदोलन से, मैं अपने किसी कार्य की वजह से वहां चला गया, आंदोलन से हटना पड़ा, और बाद में बीच में जो कुछ दलाल थे वो कॉलेज मैनेजमेंट से पैसे लेके मिल गए और सारी बात गड़बड़ हो गई। लेकिन अगर सारे लोग, इसीलिए मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि अगर आप सारे लोग इकट्ठे होकर, सारे पेरेंट्स, आपने फैसला ले लिया हम फीस नहीं देंगे, तो आप जीत जाएंगे, अन्यथा तो फीस देने के अलावा आपके पास कोई रास्ता रहेगा नहीं, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आप ये जान लीजिए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, अदालत भी आपकी मदद नहीं कर पाएगी इसमें। सर, भारत के जो मीडिया है वो ये कह रहे हैं कि भारत अब विश्व गुरु की तरफ पहला कदम रखा है नई शिक्षा नीति, इसमें आपको क्या कहते हैं? देखिए, जो मीडिया है वो मीडिया है जो गोदी मीडिया है, जो दलाल मीडिया है, जो तलवे चाटता है सरकार के, वो ये कह रहा है, क्योंकि वो सरकार के हर कदम को ऐसा बढ़ा चढ़ा के बोलता है कि जैसे इससे ज्यादा क्रांतिकारी ही कोई काम नहीं है। आप देखेंगे कि चाहे हो या ना हो, सरकार की नजर में भी ना हो, लेकिन गोदी मीडिया की नजर में इस सरकार का हर कदम क्रांतिकारी है, बड़ा राष्ट्रवादी है। आप ये अभी आपने एक देखा होगा, जो राफेल आए हैं, राफेल के जो 5 विमान आए, उसके लिए कैसी किस तरह की नौटंकी की जा रही है, और सोचता होगा, फ्रांस भी सोचता होगा, इतने गुण उसके बताए जा रहे हैं कि चाइना बिल्कुल उसकी नींद उड़ गई है, चाइना धराशायी हो जाएगा, पाकिस्तान का दम सूख जाएगा, ये जो चीजें कही जा रही हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं कि मीडिया किस तरह की मानसिकता रखता है, क्या बात प्रचार करता है। इस नीति में, नई शिक्षा नीति में ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप ये कह सकें कि इससे भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अगर भारत की लगभग 100 करोड़ आबादी को, मैं बिल्कुल ये फिगर कोट करके कह रहा हूं, अगर 100 करोड़ आबादी को आप शिक्षा से वंचित रखने का षड्यंत्र कर रहे हैं, तो भारत विश्व गुरु कैसे बन जाएगा? तो क्या अब जो गरीब किस्म का जो व्यक्ति है, बच्चा है, वो पीएचडी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? नहीं, मैं तो आपको यही बात मैं आपको बताने जा रहा था कि देखिए, जिस तरह से हायर एजुकेशन में इस शिक्षा नीति के तहत 3 स्तर बनाए गए हैं। एक स्तर पीएचडी का है, जिसमें मैंने बताया कि लगभग 300 यूनिवर्सिटियां होंगी। उसके नीचे का है जो शिक्षण वाला है, यानी टीचर्स को शिक्षा वगैरह दी जाएगी, उनको एक उसका पढ़ाने का जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, उस तरह का है। और एक है उसके नीचे जो कॉलेज हैं, उनकी संख्या बताई जा रही है। कॉलेज जो सिस्टम है, जो बीए एमए वगैरह आप ये कह सकते हैं, उसकी जो संख्या है वो बता रहे हैं कि लगभग 10,000 उसकी संख्या रहेगी। और उसमें भी ये ग्रेड किया गया है कि इसमें परफॉर्मेंस देखी जाएगी, किसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उस हिसाब से हर 10 साल बाद वो किया जाएगा, उसका आकलन किया जाएगा, और जो खराब हैं, जिनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, उसको मान्यता उसकी खत्म कर दी जाएगी, बंद कर दिया जाएगा। अब आप इस तरह से देखिए कि जो पीएचडी का है,
पीएचडी जब आप करने के लिए आपने ये शर्त रख दी कि भाई पीएचडी वाले जो हैं वो पूरी तरह से स्वायत्त होंगे और फीस बढ़ा सकेंगे, अपने आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स सब्जेक्ट जो भी है वो अपने हिसाब से कर सकेंगे। मैं वही उदाहरण दे रहा था। इसका मतलब साफ है कि जो जितना भी भारत का गरीब समाज है, जो वंचित समाज है, जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, वो हायर एजुकेशन में कहां से चला जाएगा? वो हायर एजुकेशन में पीएचडी कहां से करेगा? पैसा नहीं है उसके पास। अब तक क्या होता रहा है? अब तक तो यह स्थिति रही है कि पीएचडी करने के लिए उसको स्कॉलरशिप दिया जाता है, उसको पैसे से मदद की जाती है ताकि व्यक्ति पीएचडी कर सके। और अब यह बिल्कुल उलट हो जाएगा कि पीएचडी आप करें तो आपको फीस देनी पड़ेगी, और फीस कौन तय करेगा? वो इंस्टीट्यूशन अपने आप से करेंगे, क्योंकि उन्हें अपना सारा खर्चा निकालना है। सरकार उन्हें कोई पैसा नहीं देगी। तो जब सरकार पैसा नहीं देगी, फीस बढ़ेगी। बढ़ी हुई फीस में इस देश की लगभग 100 करोड़ आबादी जो बुरी हालत में है, गरीब हालत में है, वो अपने बच्चों को पीएचडी नहीं करा पाएगी। अब इसका आप असर देखिए। अगर पीएचडी नहीं करा पाएगी तो क्या उसके बच्चे प्रोफेसर बन पाएंगे? असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएंगे? पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा पाएंगे वो। तो जब इसका मतलब यह होगा कि एक तो आप शिक्षा से ही वंचित रखना चाहते हैं, हायर एजुकेशन से, पीएचडी वगैरह रिसर्च से आप उनको वंचित रखना चाहते हैं, और उसके माध्यम से ही एक तीर से आप 2-3 निशाने कर रहे हैं कि उसके माध्यम से कि आने वाले समय में गरीब का बच्चा जो है न प्रोफेसर होगा, न एसोसिएट प्रोफेसर होगा, न असिस्टेंट प्रोफेसर होगा। यानी वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से ही आप उसको रोक रहे हैं। क्या यह षड्यंत्र नहीं है जी? तो क्या यह एक जबरदस्त षड्यंत्र नहीं है? मैं आपसे जो बता रहा हूं, मैं आपसे इसी बात को बता रहा हूं। मैं आपको यही तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार की नीयत क्या है, और इस सरकार की जो मंशा हमेशा से रही है वो ये रही है कि जो गरीब दबे कुचले समाज के लोग हैं, इसकी बहुसंख्यक आबादी जो है, उसको उसके हर अधिकार से वंचित कर दिया जाए। अब यहां मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यह सवाल लोगों ने पूछा नहीं। कई लोग बड़े अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं, चर्चाओं में भाग ले रहे हैं, इस पर लगातार विचार विमर्श हो रहा है नई शिक्षा नीति पर, लेकिन यह बात किसी ने नहीं उठाई। मुझे एक बात बताइए कि एजुकेशन में जब आपने पीएचडी में आपने बिल्कुल स्वायत्त कर दिया कि हम उसमें पैसा नहीं देंगे, और जगह भी आप पैसा नहीं दे रहे हैं, आप विदेशी जो यूनिवर्सिटीज हैं, दुनिया की जो टॉप की 100 यूनिवर्सिटीज हैं, आप उनको अपने यहां आमंत्रित कर रहे हैं, तो वो फ्री में तो पढ़ाएंगे नहीं, आपसे पैसे लेकर पढ़ाएंगे। स्वाभाविक है कि शिक्षा महंगी होगी। जब शिक्षा महंगी होगी, क्योंकि प्राइवेट होगी, जब प्राइवेट होगी शिक्षा और आप शिक्षा में पैसा नहीं दे रहे हैं, तो 6% जो आप बजट की बात कर रहे हैं वो क्या है? 6% जीडीपी का शिक्षा पे खर्च करने का मतलब क्या है? मुझे बताएं। किस बात के लिए आप ये देश की आंख में धूल झोंक रहे हैं? क्यों ये सवाल नहीं पूछा जा रहा कि जब आप सब कुछ प्राइवेट करने की स्थिति में जा रहे हैं, प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से जो कोर्सेज तय करेंगे, अपनी फीस स्ट्रक्चर जो अपने आप से तय करेंगे, तो ये 6% बजट की झूठ क्यों बोले? क्या ये झूठ नहीं है? सरासर झूठ नहीं है, खुलेआम झूठ नहीं है। तो आपको नजर नहीं आता कि इस सरकार की जो नीयत है वो नीयत मूल रूप से खराब है। इसलिए ये जो नया ड्राफ्ट आया है, मेरी नजर में यह ड्राफ्ट केवल एक नौटंकी है, इस देश के लोगों को मूर्ख बनाने की या यूं बेवजह इसी चर्चा में शामिल करने की बात है और कुछ नहीं है। इसलिए साथियों, आज मैं समझता हूं इतना ही। इसके जो और बहुत से पहलू हैं इसी नई शिक्षा नीति के, जिसमें आज तो मैंने हायर एजुकेशन के ऊपर केवल एक पॉइंट पे बात करी है और 6% जीडीपी की बात करी है। इसके अलावा जो प्राइमरी एजुकेशन की बात है और जो इसकी संस्थाएं हैं, जो एक आयोग बनाया जाएगा, उच्च शिक्षा आयोग, उसके अंतर्गत 4 स्वायत्त संस्थाएं बनाई जाएंगी, वो क्या क्या हैं, क्यों बनाई जाएंगी, उनका रोल क्या रहेगा, ये जो और सारी चीजें हैं, उनके ऊपर आने वाले एपिसोड में हम लोग लगातार चर्चा करेंगे। और मैं आपसे जाते जाते ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हमारी बात में कहीं लगता है कि कहीं कोई गलती हुई है, कहीं करेक्शन है, तो प्लीज आप वो करेक्शन भी बताइए, हमें वो सुझाव भी दीजिए। कोई आपके सवाल हैं
तो वो सवाल भी हमसे कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का पूरी ईमानदारी से, पूरे तथ्यों के साथ जवाब देने का हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन